नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कई कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करेंगे। साथ यहाँ पर मैं इमेजेस के माध्यम से आपको इस कंप्लीट चैप्टर को बताऊंगा, तो और बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। साथ ही हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे एकदम मस्त वे में आपकी तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 ऑफ द फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो इस यूनिट के अंदर हमें थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पर पढ़ना है। तो जिन भी बच्चों के क्लास 11-12 में फिजिक्स है उनको तो ये बहुत ही आसान लगने वाला है, और जिनके आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ या दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंटेंट इतना सिंप्लीफाई मैंने कर रखा है आपके लिए कि एकदम आपको भी ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले न्यूटन भाई के लॉ ऑफ मोशन और उनका क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर। देन फिर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम, जो आएगा आपके पास डायनेमिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देन हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड क्या उसका एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर। फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल भी हमें यहाँ पर देखना है। तो मतलब मान के चलो पूरा फिजिक्स का यहाँ पर सिलेबस है, लेकिन हाँ हमें उसको फिजिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, फिजिकल एजुकेशन का लेंस लगा के वहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, इस चैप्टर का नाम है बायोमैकेनिक्स। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैकेनिक्स मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच फिजिकल साइंस की जो कि फोर्सेस से डील करती है ना। जब फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा मतलब क्या उसका मूवमेंट रहेगा, कितना पुश है पुल है ना। ये सभी आपने क्लास 10th तक भी पढ़ा है मैकेनिक्स, जहाँ पर आप वो पुली वाली प्रॉब्लम पढ़ते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमें पढ़ना है। हालांकि यहाँ पर हमें पुली वाली प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है। तो अगर हम टोटल बायोमैकेनिक्स को देखें तो बायोमैकेनिक्स एक स्टडी ऑफ फोर्सेस है और उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स पर मूविंग या स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं जब लोग, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं तो वो बॉल को हिट करेंगे, है ना। तो बॉल को मतलब कितने एंगल पे हिट किया गया है, ठीक है, किस स्पीड ऑफ बैट से हिट किया गया है, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर इससे हम निकाल देते हैं कि अच्छा कितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया है। जैसे आपने देखा होगा जब भी युवराज सिंह छक्के मारते हैं तो फटाक से वहाँ पर आ जाता है कि अच्छा इन्होंने 88 मीटर का छक्का मारा, 105 मीटर का छक्का मारा। तो ये सब ये बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो अगर बाय चांस आपसे कोई पूछ ले कि क्या इंपॉर्टेंस होता है यार बायोमैकेनिक्स का, तो आप बता सकते हो कि यार हम किसी भी प्लेयर के सिलेक्शन में, उसकी टेक्निक के इम्प्रूवमेंट में बायोमैकेनिक्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बायोमैकेनिक्स का यूज़ किया जा सकता है। देन नए नए ट्रेनिंग मेथड्स को यहाँ पर बनाया जा सकता है, डिवाइस किया जा सकता है। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है तो उसकी रिकवरी प्रोसेस को एकदम फास्ट किया जा सकता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड रखेंगे तो, है ना। कोई भी प्लेयर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है और मूवमेंट इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। मूवमेंट इकोनॉमी क्या होता है, कम से कम एनर्जी में बेस्ट मूवमेंट परफॉर्म करना। जैसे आपने देखा होगा जब प्लेयर फील्ड पे रहते हैं, जैसे टेस्ट मैच है तो भाई साहब पूरे दिन भर खेलना है और 5 दिन तक खेलना है, तो जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी एनर्जी को कंजर्व करके चलना पड़ता है। तो अगर वो बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे। अब हम सीधा आते हैं न्यूटन भाई के लॉस के ऊपर, है ना। और अपने जो जेठालाल हैं वो उसको क्या बोलते हैं, आइची न्यूटन। तो आइची न्यूटन भाई के लॉस को अपन यहाँ पर देखते हैं, है ना। वैसे इनका नाम है आइजैक न्यूटन। अभी हम इनका वो जो इमेज है वो देखेंगे। तो 3 लॉज हैं, बस यही हमें याद रखना है। बिल्कुल एग्जाम में डिक्टो एज इट इज आप यहाँ पर फ्लो चार्ट बना के आ जाना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोलते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये है हमारे आइची न्यूटन भाई, और इन्होंने अपनी एक बहुत ही कमाल की किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और इस किताब के अंदर इन्होंने अपने इन 3 लॉस को पब्लिश किया था। तो बिल्कुल अगर एग्ज़ाम में आपके पास मतलब क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में कि न्यूटन के लॉ को बताइए, तो आप बिल्कुल ये लाइन से स्टार्ट कीजिएगा कि सर आइजैक न्यूटन ने 3 लाइज जो लॉज ऑफ मोशन है उसको डिस्क्राइब किया है अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में 1687 में। और भाई साहब जो धांसू आपका एक्सप्रेशन मतलब इम्प्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर, वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। पहला लॉ देख लेते हैं अपन, लॉ ऑफ इनर्शिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है।
ठीक है। जैसे अगर सब कुछ एकदम नॉर्मल कंडीशन रहे, है ना, फेवरेबल कंडीशन रहे, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्टिंग कंडीशंस रहें, तो ये बाइक पे है, चलता ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई बीच में दीवार ही नहीं आ जाए, है ना। तो अभी हम इसके और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे एक किताब है, ठीक है, वो किताब टेबल पे पड़ी है, तो भाई वो पड़ी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। वो तो अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स लग जाए, या तो आप उसको पुश करो, या बहुत तेज़ हवा आ जाए और हवा से वो किताब उड़ जाए, तो ही बात अलग है, वरना बुक प्लेस एट टेबल विल रिमेन ओवर देयर। देन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है ना, तो वो सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करता है या रोल करता है अगर गोल ऑब्जेक्ट है तो, एंड फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। इस स्लो डाउन होने का कारण क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। अभी आगे हमारे टॉपिक में है फ्रिक्शन क्या होता है, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से देखेंगे सही, कि बेसिकली फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स ही होता है जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर चेंज करता है ना। सो इट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट्स टू चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट। तो ये अप्लाई होता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। सो अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और ये लॉ होता क्या है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब ये जो फोर्सेस हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट, द ऑब्जेक्ट वुड कीप ऑन मूविंग एट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये ना हो, तो भाई साहब अगर आपने एक बार बॉल लुढ़काई तो वो भाई साहब रोल करती रहेगी अनंत काल तक। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है जो कि अप्लाई होते रहते हैं। देन इसके बाद ये इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है जो कि शायद आपने बचपन में किया भी होगा। एक ग्लास है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर कॉइन है। कॉइन अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में, जिसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं ना, सो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है। जैसे हम यहाँ पर बहुत फास्ट स्पीड से कार्डबोर्ड हटा लेते हैं तो कॉइन स्टिल स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है और पटाख से वो नीचे गिर जाता है, न कि कार्डबोर्ड के साइड जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब सिंस यहाँ पर एक इनर्शिया की स्टेट मेंटेन की जाती है, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। देन इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, हो सकते हैं स्पोर्ट्स में, है ना। एक फुटबॉल पड़ी है, कोई आके उसको किक मार देगा तो ही वो आगे बढ़ेगी, वरना वहीं पर पड़ी रहेगी। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स अप्लाइड से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, देन उसके बाद ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है मास से। ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मार्क्स, तो अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करी तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे ना। पढ़ाई की क्वांटिटी बढ़ाओगे, मार्क्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो पढ़ाई और मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि पढ़ाई और वीडियो गेम क्या है, या फिर मार्क्स और वीडियो गेम कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वीडियो गेम की संख्या बढ़ाओगे तो भाई साहब मार्क्स की जो संख्या है वो घटती जाएगी। ठीक है, तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन, और पढ़ाई और आपके मार्क्स हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन घटता जाएगा। तो यहीं से एक फार्मूला निकलता है जो कि यार बहुत ही वर्ल्ड फेमस फार्मूला है, F = m/a, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो आप यहाँ पर जैसे इमेज में देख सकते हैं, है ना। तो ये एक ही आदमी है, दो अलग अलग बॉल्स को रोल करना चाहता है। एक बॉल है 400 किलो की, एक है 40 किलो की। सेम फोर्स अगर इस पे लगाएगा तो क्या होगा? मास के ऊपर डिपेंड होता है एक्सेलरेशन। अब जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 400 kg वाली बॉल का एक्सेलरेशन कम रहेगा, जबकि 40 kg वाली का ज़्यादा हो जाएगा। तो यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं? जैसे ये है ना, ये आपके CBSE के सैम्पल पेपर में आया भी था एक बार क्वेश्चन कि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो बॉल्स हैं, इन बॉल का क्या है? अलग अलग वेट है। फॉर एग्जांपल ये जो बेसबॉल वाली बॉल है ये 100 ग्राम की है, जबकि ये जो बॉलिंग वाली बॉल है ये 2 किलो की है। तो अगर ये सेम फोर्स लगाएगा तो किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा? तो ये जो बेसबॉल वाली बॉल है, क्योंकि सिंस हल्की है तो इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसलिए हम क्रिकेट में, है ना, जो बॉल है उसको फुटबॉल से रिप्लेस नहीं कर देंगे। फुटबॉल से कर देंगे तो भाई सब पे छक्के नहीं लग पाएंगे। देन इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही आसान है, और इसको हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं।
और ये तो भाई साहब आप सदियों से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई भी आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन होगा। जैसे अगर ये बोट पे यहाँ पर खड़ा रहेगा, पीछे की साइड रिएक्शन करेगा, है ना, तो बोट पीछे जाएगी और ये आगे की साइड चला जाएगा। और क्या इसके आपने देखे होंगे, जैसे आप दीवार पे मुक्का मारेंगे तो आपको भी चोट लगेगी, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया उतना ही क्वांटिटी से दीवार से भी रिपीट आएगी, ठीक है, और वो आपको चोट पहुंचाएगी। देन बैलून, है ना, ये आपने देखा होगा, ये रॉकेट में भी लगता है वाला प्रिंसिपल, नीचे गैस नीचे जाती है तो बलून ऊपर जाता है, ठीक है। रॉकेट में भी आपने देखा हो, पीछे की तरफ गैस निकलती है, आगे की तरफ आपका ये जाता है। और स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ पे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग में, है ना, पानी को पीछे धकेलते हो, आप आगे जाते हो। रनिंग में आप ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हो, ज़मीन आपको आगे की तरफ पुश करती है। तो ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट में आप ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड पॉइंट है अपने पास इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने न्यूटन के लॉज और उसके एप्लीकेशन को देखा है स्पोर्ट्स में। अब हम देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम डायनेमिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसके क्या एप्लीकेशन है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट ऑफ बैलेंस है, या आप बोल सकते हो कि एक स्टेबल सिचुएशन है, जिसके अंदर क्या होता है, अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बॉडी में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने क्या है, पोल पकड़ रखा है और वो एक पतली सी लाइन पे जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रहा है इस वाले पॉइंट पे, एक फोर्स लग रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए आराम से यहाँ पर खड़ा हो पा रहा है। इक्विलिब्रियम को यार हम स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बैटिंग स्टांस। तो बैटिंग स्टांस भी आपने देखा होगा कि अगर आपका स्टेबल बैटिंग स्टांस है तो क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छे से शॉट खेल पाओगे। वहीं पर अगर आपका बैटिंग स्टांस ही गड़बड़ है, स्टैटिक नहीं है ना, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो फिर जैसी बॉल आएगी आप गिर जाओगे या फिर लग जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, डायनेमिक मतलब जब बॉडी मूवमेंट में है, स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है। और अच्छे से हम इसको देख लेते हैं। तो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बट कंटिन्यूज टू मूव एट एन अननोन स्पीड, ठीक है। तो आपकी बॉडी इसमें इक्विलिब्रियम में रहती है, लेकिन आप एक अननोन स्पीड से आगे बढ़ते भी रहते हो ना, मोशन में रहते हो, उसी को हम डायनेमिक बोलेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, अ बॉल दैट मूव्स एट एन अननोन स्पीड, ठीक है। आपने मतलब बैट से मारा, बॉल जा रही है अननोन स्पीड में। आपके जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में पूछा गया है ये वाला, कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक। कार्टव्हील क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप इस तरह से छलांग मारते हो, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है अभी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, ये मोशन में है, ठीक है, फिर भी इसने अपना बैलेंस नहीं खोया है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लिप मारेगा, दूसरी फ्लिप और वापस से खड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कार्टव्हील, और कार्टव्हील क्या है, जिम्नास्टिक के अंदर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। बस आप तो इतना याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चीज़ भी क्या है मोशन में है और स्टेबल है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जैसे चलती हुई कार, ठीक है। देन सेकेंड है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो स्टेबल पोजीशन पे फिर भी बैलेंस्ड है तो वो जाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल पे एक बॉटल पड़ी है, अगर वो नहीं हिल रही है, आराम से मस्त वहीं पर पड़ी है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स जिससे हम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, है ना, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में यहाँ से प्रश्न है। तो क्या क्या वो प्रिंसिपल्स हैं जिससे कोई भी चीज़ को आप बोल सकते हो कि हाँ ये स्टेबल है। तो जितना ब्रॉडर बेस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना, ये ट्राइंगल है, बेस बहुत ही ब्रॉड है तो इतना स्टेबल रहेगा ना, आप इसको मुक्का भी मार दोगे तो ये बहुत मुश्किल है कि गिर जाए। देन उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, भाई सब बस थोड़ा सा आपको टच करना है और ये जो सेकंड वाला इमेज है ये गिर जाएगी, क्योंकि इसका बेस क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। देन उसके बाद लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर द स्टेबिलिटी, है ना। तो आप देख ही सकते हो ये ट्राइंगल वाले फिगर में, फर्स्ट वाले फिगर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम लो है, सेकेंड वाले फिगर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। अभी हम आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी देखेंगे। एंड बॉडी वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। जिसका जितना बॉडी वेट होगा चांसेस उतनी है कि वो ज़्यादा स्टेबल रहे, ठीक है। जैसे एक बहुत ही दुबली पतली पतली सी एक स्ट्रॉ है, ठीक है, और एक लोहे की भारी सी चीज़ है ना, तो स्ट्रॉ के ज़्यादा चांसेस है कि वो अनस्टेबल रहे, है ना, और बहुत ही बड़ी सी लोहे की छड़ है तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि वो खड़ी रह सकती है ना। तो वेट से भी डिपेंड करता है, लेकिन ये ऊपर वाले दो प्रिंसिपल भी फॉलो होने चाहिए, ठीक है। वेट के साथ साथ ब्रॉडर द बेस है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। बढ़ते हैं अपन आगे, अब देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है।
तो यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी में या फिर सिस्टम में जिसके अराउंड पूरा मास केंद्रित होता है, ठीक है। द एंटायर मास ऑफ द या एंटायर मास और वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और बैलेंस थ्रू विच द फोर्स और ग्रेविटी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी केंद्रित है, ठीक। देन ये जो सेंटर ऑफ मास है फिक्स्ड रहता है, जैसे मेरे लिए एक फिक्स सेंटर ऑफ मास है ना। सबके लिए जो हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, प्रोवाइडेड द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज, ठीक है। अगर मेरा साइज बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो बदल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक पेन है, ठीक है। तो ये जो पेन है इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है ना, कोई इसमें मतलब बदलेगा नहीं है। आज से 100 साल बाद भी देखूंगा तो भी ऐसा ही रहेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न अगर आता है तो आप यहाँ से लिख देना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा ही था अभी आगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसका नीचे रहता है वो वहाँ पर क्या ज़्यादा स्टेबल रहता है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि क्या एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम के, तो है ना। वैसे तो इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन आपको भाई साहब हज़ारों लाखों मिल जाएंगे स्पोर्ट्स में, लेकिन अगर हम कुछ प्रैक्टिकल देखें तो जैसे आपने देखा होगा जब स्प्रिंटर्स स्प्रिंट करते हैं तो नीचे एक ये ब्लॉक रखा जाता है, स्टार्टिंग ब्लॉक। तो इसको इस तरह से अलाइन किया जाता है कि ये अलाइन रहे आपके फॉरवर्ड नी और रिब केस से। तो जैसे ही आप क्या करो, मतलब आप स्टेबल रहो एकदम, है ना। और जैसे रेडी स्टडी गो बोला जाए या शूट हो, वैसे आप बिल्कुल अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को यूज़ करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज़ है ना। तो इस वाले पॉइंट पे ये जो बॉडी है इसकी, ये रनर की सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन सी-सॉ में आपको देखने को मिलता है ये भाई साहब, बीच में एक सेंटर ऑफ बैलेंस रहता है और यहाँ पर अगर दोनों इक्वल वेट के व्यक्ति बैठे रहेंगे तो बिल्कुल वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। टग ऑफ वॉर है ना, आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर में भी इक्विलिब्रियम कम अचीव होता है। अगर दोनों साइड से जो खींचने वाला फोर्स है वो सेम है तो भाई साहब इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम कब ब्रेक हो जाएगा, जब एक साइड ज़्यादा फोर्स लग जाए। देन अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स रहता है जो कि अपोज करता है मोशन ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट को ओवर अनदर, ठीक है। तो ये अपोज करेगा मोशन। फॉर एग्जांपल ये प्यारा सा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, इस कार्ट को पुश कर रहा है ना, ये बॉक्स को पुश कर रहा है। मोशन कहाँ पर होगा, आगे के साइड होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उल्टी साइड अप्लाई होता है मोशन के, ठीक है। तो मोशन आगे तो फ्रिक्शन पीछे की साइड लगेगा। मतलब ये जो सरफेस है पूरी कोशिश करेगी कि भाई इस बॉक्स को मैं रोक लूँ आगे जाने से, ठीक है। अब आगे जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो डिपेंड किस किस पे करता है, सरफेस पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे अगर सरफेस रफ रहेगी, अगर जैसे एकदम खुरदुरा रोड है तो आपको पुश करने में बहुत दिक्कत आएगी। एकदम चिकनी सरफेस है ना, चिकनी सरफेस है मतलब वहाँ पर एकदम साबुन का पानी डला हुआ है तो आराम से आप क्या कर पाओगे, उसको स्लाइड करवा पाओगे। 4 तरीके के फ्रिक्शन है मेनली, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारे स्पोर्ट्स के हिसाब से चारों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आ जाता है अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे नाम से ही पता लगता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि दो सरफेसेस के बीच में अप्लाई होगा जब सरफेसेस रेस्ट पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, कहीं कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई हो रहा है, वो इस सरफेस को पकड़ के रख रखा है उसने, है ना, मतलब इस बॉडी को पकड़ के रख रखा है। एग्जाम्पल है स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो। जब आप स्टार्ट करते हो स्कीइंग करना, है ना, तो आप पहले क्या हो, बर्फ़ के ऊपर आपका फ्रिक्शन हो रखा है, ठीक है। फिर जैसे पीछे की तरफ पुल उसको मारोगे तो फिर आप न्यूटन का 3rd लॉ लगेगा और आप आगे की तरफ आपको धक्का मिलेगा। टेबल लैम्प रेस्टिंग ऑन ए टेबल, ठीक है, या फिर बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे नाम में लिखा हुआ है भाई साहब कि जब यहाँ पर क्या होगा, आप दो सरफेस को स्लाइड करोगे तो उससे क्या होगा, जो फ्रिक्शन वहाँ पर उत्पन्न होएगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अभी जस्ट हमने आगे वाली इमेज में भी देखा था, मोशन जैसे अगर इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लग जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है कि आप स्लाइड कर रहे हो एक ब्लॉक को फ्लोर पे, या फिर 2 कार्ड्स को जब आप स्लाइड करते हो, है ना, तो एक डेक है उसको जब आप शफल करते हो, डेक को जब आप पीसते हो तो वहाँ पर भी आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही आसान है यार, ये ऐसा फ्रिक्शन जो कि अप्लाई होगा जब आप रोल करोगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। आपने फोर्स लगाया इस साइड, फ्रिक्शन लगेगा इस साइड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि रोलिंग ऑफ द लॉग, लॉग मतलब क्या होता है, लकड़ी का जो गुट्टा है ना, या फिर बड़ा सा लकड़ी का जो पेड़ है उसको आप क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो। या फिर व्हील्स ऑफ ए मूविंग व्हीकल, है ना, तो व्हीकल जब मूव कर रहा है तो उसके जो व्हील्स हैं वो भी रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर आएंगे।
फिर आ जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन, तो ऐसा फ्रिक्शन जो कि पानी के अंदर अप्लाई हो या फिर फ्लूइड में अप्लाई हो तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, फ्रिक्शन अप्लाई होगा पीछे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पुश मारा और भाई साहब अब तैरे ही जा रहे हो, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अप्लाई होगा आपके अगेंस्ट। तो स्विमिंग या फ्लो ऑफ इंक इन द पेन्स, ये सब आपके फ्लूइड फ्रिक्शन के उदाहरण हैं। देन और कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फ्रिक्शन, तो ये मैंने आपको एक कॉमिक कार्टून टाइप बना रखा है ना, तो आप इसमें से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर जब ये बैट से शॉट मारेगी है ना, तो बॉल ऐसा नहीं चलती जाएगी, वो फ्रिक्शन के कारण स्टॉप होगी। ऐसे जब ये किक करेगी बॉल को तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ दूर जाके वो रुक जाएगी। टेबल टेनिस में भी सेम होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना एक बार। और बास्केटबॉल, हर एक गेम में आपका जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई होता ही है। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्टाइल क्या होता है, बेसिकली ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप इसको थ्रो करते हो स्पेस में, अपॉन विच ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर हम आइडियली देखें तो सिर्फ एक फोर्स इस पर एक्ट करता है, वो है ग्रेविटी। जैसे यहाँ पर से इसने लात मारी इस फुटबॉल के, है ना, रग्बी बॉल है, तो इसको इसने लात मारी तो यहाँ पर फ्रिक्शन अप्लाई, ग्रेविटी अप्लाई होगी। ग्रेविटी हर वक्त क्या करेगी, इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी नीचे धरती की तरफ। तो एक इस तरह से पैराबोलिक पाथ यहाँ पर से क्रिएट होगा। इस पैराबोलिक पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक। सो एग्जाम्पल के तौर पे बास्केटबॉल बैटेड और थ्रो, है ना, जैसे यहाँ पर ये बास्केटबॉल फेंक रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है ना, जब ये 45 रहता है तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। इसके लिए फिजिक्स में डेरिवेशंस भी रहते हैं, लेकिन हालांकि हमें फिजिकल एजुकेशन में डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आपको एमसीक्यू में पूछ ले कि सबसे मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहना चाहिए आपका, तो रहेगा 45 डिग्री। देन अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस फ्लाइट के पाथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। तो पहला तो ग्रेविटी, जैसा हमने देखा था, है ना, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ अप्लाई होगी और वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगी। एयर रेजिस्टेंस, जब आप यहाँ पर से किसी भी चीज़ को आगे की तरफ फेंकोगे तो हवा जो है वो भी रजिस्ट करेगी और वो उसको पीछे की तरफ धकेल देगी। थर्ड है स्पीड ऑफ रिलीज, ठीक है। अगर आपने धीरे से फेंका तो फिर क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। तेज फेंका तो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी ना, तो इसको अब इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। एंगल ऑफ रिलीज, किस एंगल पे रिलीज किया, जैसे मैंने आपको बताया अभी 45 डिग्री पे जब आप फेंकोगे मैक्सिमम रेंज होगी, है ना। 90 पे फेंक दोगे तो क्या होगा, सीधा के सीधे जाके आपके पास ही गिर जाएगा, तो आपको रेंज नहीं मिल पाएगी, है ना। देन वही एंगल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और हाइट, है ना, किस हाइट से आपने रिलीज़ किया। तो एक व्यक्ति ने यहाँ से अगर कुछ चीज़ फेंकी और एक ने यहाँ से फेंकी तो डिफरेंस पड़ जाएगा, है ना। तो हाइट ऑफ रिलीज पे भी डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको बताया था मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री यहाँ पर होती है। अब एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ यार, अनअकैडमी का नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 15 अक्टूबर को होने वाला है और इसके लिए रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जहाँ पर आप आईआईटी, जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 9 से 12 तक के बीच के बच्चे हैं या फिर 12th आपने पास भी कर लिए तो भी ये जो यूएन सेट है इसके थ्रू आप नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इस टेस्ट को देते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप 100% स्कॉलरशिप्स को भी पा सकते हैं और बहुत सारे रिवार्ड्स भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपसे कहीं कोई अनलॉक कोड पूछता है तो आप APPDA 100 का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके लिए ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अनलॉक कोड अगर पूछता है तो APPDA 100 का यूज़ कर लीजिएगा। बढ़ते अब हम आगे और अब हम देख लेते हैं CBSE के सैम्पल पेपर में जो प्रश्न आए हैं लेटेस्ट वाले पेपर में। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है स्टैटिक, डायनेमिक, एक्टिव, पैसिव। तो हमने दो ही पढ़े हैं, स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कार्टव्हील एक टेक्निक होती है जिम्नास्टिक में, है ना, कूदने फांदने की, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक और प्रश्न है कि जो लॉ ऑफ एक्सिलरेशन है इसमें एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास से, है ना, जितना मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन रहेगा, तो ऑप्शन बी। देन डिफाइन करना है प्रोजेक्टाइल और एक्सप्लेन करना है आपको कोई भी दो फैक्टर्स को, ठीक है। तो आराम से कर ही सकते हैं आप। प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बताया था कि वो एक जब भी आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो हवा में, है ना, तो इस पर ग्रेविटी अप्लाई होती है। एंड देन दो फैक्टर्स में आप बता देना है ना, हाइट या प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं।
देन इसके बाद एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ना, ये आपके केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचर एज वेल एज कोचेस दे ऑलवेज मेक द बेस्ट एफर्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट्स इन वेरियस कॉम्पिटिटिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स. नाउ दे कैन हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इफ दे हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स. ठीक है, बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होगी तो उनका परफॉर्मेंस को और भाई साहब मस्त तरीके से इम्प्रूव कर देंगे. तो पहला प्रश्न है कि द मोर फोर्स वन एक्सर्ट ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बाउल बाउंसेस इनटू द एयर. कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाइड है? तो जैसे आपके पास एक बॉल है, बॉल को जितनी ताकत से आप नीचे ज़मीन पे पटकोगे उतनी ही ऊपर हो जाएगी. तो न्यूटन भाई का थर्ड लॉ यहाँ पर लगेगा, है ना, एक्शन रिएक्शन. अमॉन्ग द अबव गिवन पिक्चर न्यूटन थर्ड लॉ इज डिपिक्टेड इन. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड पिक्चर में न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ पर है? तो जब आप फर्स्ट पिक्चर देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना, क्योंकि इसने बॉल पे लात मारी, एक्शन, और फिर बॉल में रिएक्शन शो यहाँ पर किया, है ना. सेकंड वाले में क्या है? सेकंड में तो अभी बॉल इसके पास आ ही रही है, तो फिर जब बॉल आएगी ये इसको रोकेगा, है ना. तो न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ लग जाएगा, एक्सटर्नल न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ लगेगा यहाँ पर, है ना. सेकंड वाली पिक्चर में न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ लग जाएगा. न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, हमने देखा ही था, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. देन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम किन्जियोलॉजी बोलते हैं, है ना. जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी है एंड वेरियस फोर्सेस, या फिर आप बायोमैकेनिक्स बोल सकते हो. ठीक है, सो बायोमैकेनिक्स हम इसको बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी पे स्टडी और उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. बढ़ते हम आगे और अगला प्रश्न है, ये 2021 वाले सैम्पल पेपर में आया था कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज करता है एज द नेट फोर्स इंक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन. तो तीन ही फैक्टर रहते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स और एक्सेलरेशन इसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो इट विल डिपेंड ऑन मास. ऑप्शन नंबर बी. कुछ एमसीक्यूज हैं कि इसमें से क्या एक इम्पॉर्टेंस नहीं है बायोमैकेनिक्स की. तो जब हम इसमें ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी यहाँ पर से नहीं, है ना, अंडरस्टैंड करते हैं, वो तो एनाटॉमी और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. देन न्यूटन भाई के सेकेंड लॉ को क्या हम बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया को वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कौन सा लॉ है. प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न आया था आपका? 2020 में आया था कि बायोमैकेनिक्स आपकी हेल्प करती है. तो ये सारे हमने देखे तो चार्ट के थ्रू, है ना, टेक्निक में, डिज़ाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, परफॉर्मेंस में, तो ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस किस पे करता है? तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है, एक तो मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है वो रफ है या फिर स्लाइडिंग वाली है, कैसी है, तो उस पर डिपेंड करता है, स्मूथ है ना. एंड मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वो जो बॉक्स है, बॉक्स अगर कांटेदार रहेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा ना, बॉक्स स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा. तो दोनों पे डिपेंड करता है, तो बोथ ए एंड बी. तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए. सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो. तो दोस्तों धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. With